नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आप पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। योगी आदित्यनाथ गरजे हैं और ममता बनर्जी से सवाल पूछा है कि आप इस हिंसा पर चुप क्यों हैं, खामोश क्यों हैं। दंगाइयों का इलाज डंडा है, योगी कह रहे हैं। जो आग लगा रहे हैं सड़कों पर, जो हंगामा कर रहे हैं, जो घरों को फूंक रहे हैं, ममता बनर्जी को योगी आदित्यनाथ ने नसीहत दी है। इन तस्वीरों के बाद अगली तस्वीर देखिए। बंगाल में जगह जगह गाड़ियां जला दी गई विरोध के नाम पर। आखिर किसने ये आजादी दे दी कि आप किसी की गाड़ी जला दीजिए, विरोध के नाम पर किसी के घर में आग लगा दीजिए, विरोध के नाम पर पुलिस की वैन जला दीजिए, विरोध के नाम पर निजी वाहन जला दीजिए और लोग पलायन करने को मजबूर हो जाए। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर सवाल उठाए और बंगाल में जो कुछ हो रहा है, योगी उसका फॉर्मूला भी बता रहे हैं कि इसका समाधान कैसे होगा। क्या कह रहे हैं योगी? वक्फ कानून पास होने के बाद बंगाल में हिंसा हुई। मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की मौत हो गई। कई घंटे तक दंगाइयों ने खून खराबा किया है। मुर्शिदाबाद के बाद दक्षिण 24 परगना में बवाल हुआ है। हाई कोर्ट ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बल तैनात किया। ममता राज में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। 500 से ज्यादा लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं। अब यह सब देखने के बाद दूसरी तरफ योगी राज में वक्फ पर कोई दंगा नहीं हुआ। योगी बता रहे हैं ऐसे दंगाइयों का इलाज क्या है। यूपी में क्यों नहीं हो रहा दंगा, यूपी में कोई आग क्यों नहीं लगा रहा है। कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ लेकिन दंगा यूपी में नहीं हुआ। योगी की पुलिस पहले से ही मौके पर तैनात होती है। लोग कहते हैं योगी पुलिस क्यों बढ़ा देते हैं, 10 थानों से पुलिस क्यों आ जाती है? इसलिए आ जाती है कि कोई आग ना लगाने पाए। किसी भी स्थिति से निपटने का फुल प्रूफ प्लान होता है। पुलिस सख्त होती है तो दंगाइयों के मंसूबे फेल हो जाते हैं। अगर हिंसा हो जाए तो पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, हालात पर जल्द से जल्द काबू कर लेती है। दंगाइयों के सामने पुलिस ममता की पुलिस की तरह तमाशबीन नहीं बनी रहती है। दंगा होने पर पुलिस की कई टीमें तुरंत एक्शन के लिए आती हैं। सीसीटीवी से एक एक दंगाई की पहचान की जाती है। चौराहे पर उपद्रवियों के पोस्टर लगा दिए जाते हैं। दंगाइयों की पहचान के बाद फिर गिरफ्तारी होती है। यूपी में उपद्रवियों की संपत्ति की जांच शुरू करते हैं योगी। दंगाइयों पर एक्शन के लिए फिर बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। सरकारी संपत्ति के नुकसान पर वसूली भी उन लोगों से यूपी में होती है जो दंगा करते हैं, आग लगाते हैं, गाड़ियां जलाते हैं। दंगाइयों से निपटने का योगी का यह तरीका हिट है। योगी राज में उपद्रवी पथराव से पहले 100 बार सोचते हैं। आज योगी ने ममता सरकार पर भी यही सवाल उठाए। बंगाल जल रहा है लेकिन ममता बनर्जी चुप है। ममता दंगाइयों को शांति दूत कहती हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। दंगाइयों का इलाज डंडा ही है। जिन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है उन्हें बांग्लादेश चले जाना चाहिए, योगी कह रहे हैं। योगी का यह स्टाइल है काम करने का। उनके विरोधी उनसे नाखुश हो सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन योगी को इससे फर्क नहीं पड़ता। सुनिए योगी क्या कह रहे हैं और अखिलेश क्या कह रहे हैं। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है।
अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए, क्यों भारत के धरती पर बोझा बने हुए हो। बंगाल से क्या लेना देना, हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। वहां जो कुछ कम्युनल टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है। हमने मुजफ्फरनगर में नहीं देखा क्या, या यूपी में जो घटनाएं होती नहीं देखा, मैंने अपने तालग्राम में देखा। बीजेपी के नेता ने, बीजेपी के कार्यकर्ता ने एक जानवर का मांस कटवा के मंदिर में डाला और उसमें 17 बीजेपी के लोग जेल गए थे। लेकिन योगी ने अपना फॉर्मूला बताया कि ममता इस फॉर्मूले पर चलेंगी तभी दंगा रुकेगा। लेकिन बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल में देखिए, जो हिंदू परिवार हैं वो स्कूलों में रुके हुए हैं। डर और खौफ की वजह से स्कूलों में उन्हें मदद दी जा रही है, खाना दिया जा रहा है, कपड़े दिए जा रहे हैं। लगभग 500 परिवार बताए जा रहे हैं जो मुर्शिदाबाद से भागकर मालदा के स्कूल में रुके हुए हैं, अपनी जान बचाकर यहीं रह रहे हैं। जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक जाने की स्थिति में नहीं है। कुछ लोग तो इतने डरे हुए हैं, देखिए झारखंड पहुंच गए, यानी बंगाल भी छोड़ दिया है, झारखंड पहुंच गए। ये परिवार मुर्शिदाबाद का है जो झारखंड के पाकुर में जाकर रुका है डर और खौफ की वजह से। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, तस्वीर जो सामने आई है मुर्शिदाबाद के अटैक की सीसीटीवी तस्वीर, जिसमें देखिए जो पत्थर चलाने वाले हैं उनकी उम्र देखिए 18 से 25 साल के लड़के हैं जो पत्थर चला रहे हैं, सीसीटीवी तोड़ रहे हैं। लेकिन ये जो पत्थर चलाने वाले लोग हैं, जो बंगाल में हिंसा करने वाले लोग हैं, क्या इसका बांग्लादेश से भी कोई कनेक्शन है? क्योंकि जानकारी मिल रही है कि इसमें बांग्लादेशी एंगल भी है। क्या बांग्लादेश से पूरी साजिश स्पॉन्सर की गई? क्या बांग्लादेश का हाथ बंगाल में आग लगाने के पीछे है? कुछ ऐसे लोग जो बांग्लादेश के स्लीपर सेल की तरह बंगाल में रह रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर साजिश रचने का सुराग हाथ लगा है। रामनवमी के वक्त हिंसा भड़काने की पहले साजिश थी, यानी बंगाल में साजिश होनी थी और पहले रामनवमी के वक्त। लेकिन बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण चीजें बदल गईं। नए वक्फ कानून पर जारी विरोध का फायदा उठाया गया। हिंसा के पीछे बांग्लादेशी आतंकी संगठन का हाथ बताया जा रहा है। आतंकी संगठन अंसारुल बांग्ला पर शक है। अंसारुल बांग्ला स्लीपर सेल सक्रिय है उनके, लंबे समय से घटना को अंजाम देने की ताक में थे वो। गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट में दावा किया गया है। जांच एजेंसियां इस एंगल से भी मामले की जांच में जुटी। मुर्शिदाबाद के अलावा सीमावर्ती जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। नादिया, मालदा, उत्तर 24 परगना में भी साजिश का शक है। पूरे मामले पर केंद्र सरकार नजर बनाए हुए और खुफिया एजेंसी और राज्य सरकारें लगातार संपर्क में है। क्या बांग्लादेश भी इसमें शामिल है? क्योंकि बांग्लादेश में बहुत से कट्टरपंथी धड़े और संगठन हैं जो उन्होंने हिंदुओं का हाल बांग्लादेश में किया। बांग्लादेश से सटा हुआ बंगाल की सीमा और बहुत से बांग्लादेशी घुसपैठ करके बंगाल में आते हैं। वही क्या वो बंगाल में करना चाहते हैं? सुनिए सियासतदानों को। वहां क्या खाली अजान नमाज चलेगा और ईद मुहर्रम चलेगा? बांग्लादेश बनाने चाह रहे हैं, यही तो हम बार बार बोल रहे हैं। यही साजिश चल रही है, बंगाली को बंगाल से निकाल करके सो बांग्लादेश बनाने का साजिश चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल जी ने कही थी कि गुजरात में जो कुछ हुआ है वो एक्शन का रिएक्शन है। मुर्शिदाबाद में भी जो कुछ हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि ज़बरदस्ती वक्फ एक्ट को सरकार ने कानून बनाया है। सरकार को चाहिए कि उसको वापस ले।
30% को जो है वो मार नहीं सकते, लेकिन 70% को मरवा सकते हैं। वहाँ की सरकार कह रही है कि 30% को जो है वो भगा नहीं सकते, लेकिन 70% को भागने दे रही है। तो ये जो चीज़ है, ये मुझे लगता है कि किसी भी देश के लिए और किसी भी राज्य के लिए ये कतई जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बंगाल में हो रहा है वो भी दुखद है, जो गुना में हुआ वो भी दुखद है, जो संभल में हुआ वो भी दुखद है, जो बहराइच में हुआ वो भी दुखद है। तो देश में कहीं भी सांप्रदायिकता के आधार पर अगर इस प्रकार की काम होता है तो निश्चित रूप से वो देश के लिए घातक है। कानून व्यवस्था की स्थिति पश्चिमी बंगाल में खराब हो चुकी है। यद्यपि मैं आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करने के विरुद्ध रहा हूं, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों को अब वहां पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अस्पताल में दर्ज हुआ है बहुत सारे घायल लोगों गोली से सामजरगा जी घटना की चलते, लेकिन पुलिस छुपा रहे हैं, कुछ कहते नहीं, सरकार पुलिस कुछ कहते नहीं। बच्चे लड़का यहाँ देखा मैंने, घायल होकर सोए हुए हैं लोग, जिंदगी के साथ मौत के साथ ये लोग जूझ रहे हैं। और क्या बताऊं। बंगाल में ममता दीदी के नेतृत्व में देश की आज़ादी के बाद हिंदुओं पे सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भारत के गृह मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए। जो हिंसक आंदोलन है वहाँ की राज्य सरकार उस पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है और वहाँ की पुलिस, वहाँ की सरकार सक्षम है ऐसी चीज़ों को हैंडल करने में, रोकने में। ममता जी पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो वहाँ की हिंसा को रोकने के लिए पूरा हर सख्त कदम उठाएंगे। हम समृद्धि की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की सरकार उसके खिलाफ खड़ी होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता अब पश्चिम बंगाल की इस वर्तमान सरकार से ऊब चुकी है और इसका जवाब आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की जनता वहाँ की सरकार को देगी। वक्फ को लेकर घमासान चल रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ हरियाणा में आज एक अवैध धार्मिक स्थल, अवैध मस्जिद बताई जा रही है जिस पे बुलडोजर चला है। बताया जा रहा है कई दशक पुरानी ये मस्जिद थी जिस पर बुलडोजर चलाया गया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के संभल में भी एक्शन हो रहा है। उस जगह पर जो वक्फ की संपत्ति थी उस पर कार्रवाई हो रही है। ये दरगाह की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दरगाह संभल की है। इस दरगाह से लगी हुई जो जमीन थी, ये दरगाह पर वक्फ का दावा है। इससे लगी हुई जितनी जमीन है, दरगाह और वक्फ का दावा है, वो जमीन हमारी है। देखिए आज उसकी नपाई हुई है। संभल में तस्वीर आप देख रहे हैं, बाकायदा लेखपाल पहुंचे हैं फीता लेकर और उसके बाद जमीन की पैमाइश हुई है कि कितनी जमीन वक्फ की है, कितनों के दस्तावेज है, दस्तावेज में कहां से कहां तक की जमीन है, तालाब के हिस्से तक किसकी जमीन है, पूरी पैमाइश हुई है, नपाई हुई है जमीन की। और उसके बाद संपत्ति की जांच एक बुलडोजर पहुंचा है और बुलडोजर एक्शन भी हुआ। तालाब की जमीन बताई जा रही है जिस पर बुलडोजर चलाया गया। यह बुलडोजर एक्शन हुआ है, पैमाइश के बाद, नापने के बाद कार्रवाई की गई। और साथ ही दरगाह की उसी जमीन पर जो वक्फ जिस पर दावा कर रहा है वहां एक इमारत बनी थी जिसे अस्पताल भी बताया जा रहा है, यहाँ मेडिकल कैंप लगता था, इसे प्रशासन ने सील कर दिया है। सील करने की कार्रवाई की जा रही है, सील किया जा रहा है इस कमरे को, जिस कमरे में ये इलाज के नाम पर दवाइयां दी जा रही थी। और वो दवाइयां या इलाज करने के लिए क्या रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुआ था, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, रजिस्ट्रेशन कागज नहीं मिले हैं फिलहाल इसका। तो संभल में देखिए वक्फ की जमीन पर एक्शन हुआ है, कानून बनने के बाद यह कार्रवाई हो रही है। संभल में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। तालाब के 40 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। दरगाह के नाम पर अवैध कब्जा किया गया था, यह दावा है। तालाब की 40 बीघा जमीन पर कब्जा किया गया था। संभल के जनेटा गांव में यह दरगाह बनी हुई है और अवैध कब्जे को लेकर शिकायत मिली थी। भारी पुलिस बल के साथ एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं और दरगाह के आसपास की जमीन की पैमाइश की गई। साथ ही अवैध रूप से चल रहे अस्पताल को भी सीज किया गया। वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे का भी दावा है। प्रशासन की टीम इस एंगल से भी जांच कर रही है। इसकी जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपी जाएगी। इसके बाद
आगे की कार्रवाई होगी। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे जब नपाई जुखाई हो रही थी, बुलडोजर चल रहा था। वहां के जो आसपास के लोग हैं, जो प्रबंधन में शामिल थे, जो वहां की रखवाली और देखभाल करते, उनसे हमारे सहयोगी ने बात की। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। मुतवल्ली से संबंधित मैंने शिकायत की थी, वो मुतवल्ली ना होते हुए भी नमा करा रहे हैं और उर्स कराते हैं और वहां से धन की उगाही करते हैं। अवैध कब्जा है, एक ही आदमी का कब्जा है, उसकी औलाद का, उसका शाहिद मियाँ का, और उसका लड़के जो हैं अफजल मियाँ, उसका कब्जा है। ये आपको गलत इत्तला दी जा रही है और जो इस अस्पताल को कह रहे हैं कि यहाँ पर अस्पताल है, वो खुद साबित करके दिखा दें कि यहाँ अस्पताल है। ऐसा कुछ नहीं थी कि ये मसनद लगी हुई हजरत बैठते हैं यहाँ पर। कैंप भी चलाते थे, क्या प्रशासन को इन्फॉर्म करते थे? कोई बात नहीं। यहाँ पर जैसे आस्था के टाइम में जैसे ये होता है कि साहब जुमरात है, बृहस्पति है, उस तरीके से कोई अगर किसी तरीके से परेशान हाल आता है तो उसको दुआ दरूद करते हैं सरकार। कैंप लगता है जुमेरात 11वीं शरीफ उर्स के दौरान, जब ज्यादा भीड़ होती है, लोग आते हैं यहाँ ज़ायरीन में, उसमें जो लोग बीमार हो जाते हैं उनके लिए सिर्फ कैंप मुहैया कराया जाता है। या कोई वसूली नहीं है, ये ज़ियारत है, इनकी ही संपत्ति है, इस मज़ार की संपत्ति है जो है वक्त की, बाकी लोगों की निजी संपत्ति है जो रहते हैं लोग। दरगाह के नाम पे है और कुछ जो है क्या कहते हैं, ये तालाब की है, तालाब की भूमि में अभी पैमाइश कर रहे हैं। और आइए आपको बताऊं, एक तरफ संभल में बुलडोजर चल रहा है, आपको लिए चलता हूं एक गांव, जिस गांव पर 4 पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं और वक्फ का दावा है कि यह जमीन उनकी है। ये देख रहे हैं, ये पूरा गांव पक्की इमारतें बनी हुई हैं। इन पक्की इमारतों वालों को वक्फ ने नोटिस भेजा है, ये पूरे गांव को, कि ये उनका लैंड है, ये उनकी जमीन है और अब खाली करिए। गांव वाले कह रहे हैं हम तो 4-4 पीढ़ियों से रह रहे हैं, जब वक्फ बना नहीं उससे पहले से रह रहे हैं, तो आखिर ये वक्फ की जमीन कैसे हो सकती है। अगली तस्वीर देखिए, तमिलनाडु का ये गांव है। ये गांव वाले देखिए अपने पेपर कागज लेकर सामने आए हैं, कह रहे हैं हम पुश्ते हमारी यहीं खप गई, यहीं जिए, यहीं हमारे पुश्तों की मौत हुई और उसके बाद अब हमसे कहा जा रहा है ये संपत्ति तो वक्फ की है। वक्फ ने बाकायदा नोटिस जारी किया है। देखिए क्या कुछ कहना है, वक्फ का दावा क्या है। वक्फ कानून लागू होने के बाद तमिलनाडु में गांव के लोगों को नोटिस मिला है और नोटिस से हड़कंप मच गया। नोटिस में लिखा है यह वक्फ की संपत्ति है, या तो टैक्स दे दो या फिर जमीन खाली कर दो। गांव वालों को नोटिस मिलने के बाद बवाल मचा। वेल्लोर जिले के इस गांव में 150 परिवार रहते हैं। नोटिस मिलने के बाद सभी लोग जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। वक्फ बोर्ड की ओर से सैयद अली सुल्तान शाह ने यह नोटिस जारी किया है। गांव की जमीन स्थानीय दरगाह की बताई गई है। गांव वाले नोटिस देखकर हैरान हैं। गांव वालों ने कहा वो लोग यहां 4 पीढ़ियों से रह रहे हैं, उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से खेती पर निर्भर करती है। वक्फ बोर्ड का दावा है कि उनके पास जमीन के पुराने कागजात हैं। गांव वालों का दावा है उनके पास भी जमीन के कागजात हैं। सरकार ने लोगों को जमीन के कागजात दिए हैं। तिरुचिरापल्ली जिले में एक ऐसा ही मामला सामने आया था। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने 480 एकड़ जमीन पर दावा किया था। इसमें 1500 साल पुराना चोल वंश के समय का एक मंदिर भी शामिल था। वक्फ बोर्ड से एनओसी के लिए बिना लोग यहां जमीन नहीं बेच सकते। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने भी संसद में मामला उठाया था। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा तमिलनाडु के इस गांव के लोगों को वो क्या कह रहे हैं। मैं लगभग 6 पीढ़ियों से यहाँ हूँ, मेरा जन्म यहीं हुआ है। वे अभी नोटिस दे रहे हैं। जब मेरे पिता और दादा यहाँ थे तब किसी ने कोई नोटिस नहीं दिया। उन्होंने सभी को नोटिस दिया है, एक भी घर नहीं छोड़ा। वे अब हमसे किराया मांग रहे हैं। उन्होंने पहले ही हमसे पैसे ले लिए हैं। हमने सीमेंट का घर बनाया था, हमारे पास पानी की पाइप का कनेक्शन है। उन्होंने हमें एक नोटिस दिया है जिसमें कहा गया कि हमें इस जगह से बेदखल हो जाना चाहिए, नहीं तो वे हमारे घरों को जेसीबी से गिरा देंगे। हम तुरंत कलेक्टर से मिलने गए। नोटिस में कहा गया था कि हमें 7 दिनों में फैसला लेना है। हमें जो नोटिस दिया गया है उसमें यह लिखा है कि या तो हम किराया चुकाएं या फिर अपना घर छोड़ दें। वक्फ के दावे पर गांव वाले क्या कहना है उन्हें आपने सुना, लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ के नाम पर हो रही हिंसा, लोगों को भड़काने की कोशिश और वक्फ के नाम पर जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर हमला किया था। इसके बाद अब बारी थी विरोधियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर
क्या कह रहे हैं, और सबसे ज्यादा जिस पर रिएक्शन आ रहे हैं, प्रतिक्रिया आ रही है, वो मोदी का एक बयान, पीएम के पंचर वाले बयान पर घमासान मचा है। कांग्रेस, ओवैसी समेत कई दलों ने इस पर सवाल उठाए। कल हरियाणा की रैली में गरजे थे मोदी, वक्फ कानून को लेकर कांग्रेस को घेरा था। अगर वक्फ कानून का सही से इस्तेमाल होता तो मुसलमानों को पंचर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, आज इस देश का मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता है, देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल अदा करता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पिछले 11 साल में आपने क्या किया है, गरीब भारतीयों, हिंदू या मुसलमानों के लिए क्या किया है? 33% भारतीय बिना नौकरी के जी रहे हैं। वक्फ कानून और प्रशासन हमेशा कमजोर रहा है। मोदी का वक्फ कानून इसे और भी ज्यादा कमजोर बना देगा। अबू आजमी कह रहे हैं, अगर मुसलमान पंचर बना रहा है तो वो गरीब नहीं रहता। क्या गरीब हिंदू परेशान नहीं है? सुनिए इन सियासतदानों को और पीएम मोदी का वो बयान भी। यही कांग्रेस की अच्छी सच्चाई है। आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता, मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। चाय बनाना, चाय पिलाना रोजगार है, तो क्या पंचर जोड़ना रोजगार नहीं हो सकता? नहीं, पंचर जोड़ना भी तो एक टेक्निक काम है, टेक्निकल। तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम पंचर बनाना ही चाहते हैं या उनको बनाना ही चाहते हैं। फिर पंचर कौन जोड़ेगा बताओ? ये बात अगर मैं कुछ खोल दूं तो फिर नाराजगी हो जाएगी बहुत सारे लोगों को। तो आपने पिछले 10 साल में, 11 साल में इस देश के युवाओं को इस स्थिति में ला दिया है कि उनके पास पंचर बनाने के अलावा और पकौड़ा तलने की सलाह तो प्रधानमंत्री ने खुद दी थी। तो आपने इस देश के युवाओं को रोजगार के लायक तो छोड़ा नहीं है। यही एक रोजगार बचा है, या तो वो पकौड़ा तलें या तो वो पंचर बनाएं। सिर्फ 4 स्टेट में साउथ के 10 लाख एकड़ जमीन है मंदिरों की। मैं पूछना चाहता हूं कि 10 लाख जमीन से कितने हिंदुओं को फायदा हुआ है? पहले बता दो कि सिर्फ और 4 स्टेट में और 24 स्टेट में कितनी होंगी, सब मिला दो। क्या आज वो जो गरीब हिंदू है क्या उनका फायदा हो गया? क्या सबसे बेवकूफ बनाने की बात है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा, या फिर चाह ही नहीं रहे हैं कि घमासान थम भी जाए। राणा के अपमान पर तूफान है। आज योगी आदित्यनाथ हरदोई में थे। राजा नरपति सिंह ने 1857 में हरदोई को अंग्रेजों से मुक्त कराया था। उन्हें पुष्प अर्पित किया योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन इस बीच अखिलेश के पसंदीदा सांसद रामजीलाल सुमन, जो लगातार राणा सांगा पर और करणी सेना और राजपूतों पर हमला कर रहे हैं, उन्होंने आज एक और बयान दे दिया है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। उनके पहले बयान के बाद यह तस्वीर थी आगरा की। आगरा में करणी सेना ने बड़ा संग्राम किया, बड़ा प्रदर्शन किया था। तलवारों के साथ करणी सेना का यह प्रदर्शन था। राणा पर दिए बयान पर रामजीलाल सुमन माफी मांगे, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। तस्वीर अगली में आपको दिखाऊं। रामजीलाल सुमन का बयान फुल स्क्रीन लीजिए जरा। अब फिर उन्होंने उकसाने वाला बयान दे दिया है। वो फिर भड़का रहे हैं करणी सेना को, सुनिए। हम कहना चाहते हैं तो लड़ाई लड़ती है, इसलिए तो हमने कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जरा बता दो। ये तो 3 सेनाएं पड़ी थी, वायु सेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई है। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये जो रणबाग रहे करणी सेना के, हिंदुस्तान की सरहद पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तो बाबर की औलाद बता सकते। हम कहना चाहते हैं जीवन चाहे नहीं पराजय की चिंता, हम हर चीज को मरने को तैयार, जेल जाने को तैयार है, हाथ पर माफी का कोई सवाल ही नहीं बनता। तो ये सुमने ने जो बात कही है उसको उसका सबक हटा करके रहेंगे। न उस पे लागू पड़ा न हम पे लागू पड़ेगा, हम उसको असंवैधानिक भाषा में जवाब दे देंगे। तो हम लोग दिल्ली की कूच के लिए तैयार है। पत्थर को भी कर दे पानी। कोई हमारे रामजीलाल सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे। या फिर खिंचेगी तलवार
और अब होगा आर पार। राणा सांगा के अपमान पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। अखिलेश के सांसद ने फिर विवादित बयान दिया तो करणी सेना ने बदला लेने का ऐलान कर दिया। अखिलेश और उनकी पूरी पार्टी को सबक सिखाने की हुंकार भर दी। आगरा में तलवार के साथ तांडव को राजपूतों ने आंदोलन का ट्रेलर बताया और धमकी दी है कि अखिलेश के सांसद पर एक्शन नहीं हुआ तो वो दिल्ली हिला देंगे। ये यहाँ से 10 गुना ज्यादा भीड़ दिल्ली में इकट्ठा करेंगे और बाकायदा वहाँ स्पीकर जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का, उनको अवगत कराया जाएगा, बाकायदा प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा कि ऐसे कोई भी दुष्ट व्यक्ति का राज्यसभा में कोई काम नहीं है। तो अखिलेश ने भी धमकी को खुली चुनौती दे दी है और आगरा आने का ऐलान कर दिया है। किसी घबराने वाले नहीं कि बंदूक चला के गोली मार दोगे तुम। नहीं जाऊंगा मैं, क्यों नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन भीड़ के साथ नहीं जाऊंगा तमाशा करने हुए, जिस तरह और तमाशा हुआ है। देखिए जरा, अभी मामला शांत नहीं हुआ। करणी सेना फिर से आंदोलन की तैयारी कर रही है प्रदर्शन की कि अखिलेश के सांसद ने एक और बयान दे दिया। अब अखिलेश का सांसद सिर्फ बयान दे रहे हैं या उनसे बार बार दिलवाया जा रहा है उकसाने के लिए कुछ लोगों को। सपा के राज्यसभा सांसद ने राणा सांगा को गद्दार कहा था पहले। अब करणी सेना को चेतावनी देते हुए कहा मैदान तैयार है, 19 अप्रैल को अखिलेश आगरा आ रहे हैं, अब 2-2 हाथ होंगे, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना तुम्हें भारी पड़ जाएगा। अगर कहोगे कि मुसलमान में बाबर का डीएनए है तो तुम में किसका डीएनए है जरा यह भी बता दो। तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो हमें कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। तब अब तक हमने थल सेना, वायु सेना और जल सेना सुनी थी, ये फर्जी करणी सेना कहां से आ गई है? करणी सेना वाले बॉर्डर पर जाकर चीन से देश को बचाएं, वरना जो खुद को रणबांकुरे कहते हैं वो नाकारा कहलाएंगे। रामजी लाल सुमन सपा के दलित चेहरा और बड़ा नेता है। सुमन 4 बार सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे। पहले मुलायम सिंह यादव के खास नेता थे, अब अखिलेश के करीबी हो गए। अखिलेश लगातार सुमन का बचाव करते नजर आ रहे हैं। सरकार और करणी सेना को अखिलेश ने चैलेंज दिया है, कहा हम घबराने वाले नहीं हैं कि गोली से डर जाएंगे, मैं आगरा जरूर जाऊंगा लेकिन तमाशा करने नहीं। अब सुमन की माफी मंजूर नहीं, करणी सेना का कहना है उसे हम माफी लायक ही नहीं छोड़ेंगे। अखिलेश के सांसद जहां मिलेंगे वहीं उनसे बदला लेंगे। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने ऐलान किया है, कहा करणी सेना बलिदान देने वाले पूर्वजों का अपमान नहीं सहेगी। करणी सेना की फायर ब्रांड नेत्री शीला गोगेमणि ने धमकी दी है, शौर्य के इतिहास पर उंगली उठाने वालों का हाथ काट दिया जाएगा और हमारे वीरों के अपमान में जो सिर उठेगा वो बचेगा नहीं। 9 मई को दिल्ली में राजपूत समाज एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे। सरकार सुमन की राज्यसभा सदस्यता रद्द कर और एक्शन ले, नहीं तो 10 लाख राजपूत 9 मई को दिल्ली जाएंगे और चुनावों में भी सपा को हम वोट की चोट से जवाब देंगे। तो यह हंगामा आसानी से थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुनिए सुमन क्या कह रहे हैं अखिलेश के सांसद। श्री अखिलेश यादव जी 19 अप्रैल को आ रहे हैं, लड़ाई का मैदान तैयार होगा, 2 हाथ होंगे, विजयी हमारी होगी, कोई भाई का लाभ होगी। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है तो तुमने किसका डीएनए जरा बता दो। ये तो 3 सेनाएं पड़ी थी, वायु सेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा, ये जो रणबांकुरे करणी सेना के, हिंदुस्तान की सरहद पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। अगर उनके 400 एमपी जीत गए होते तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ये जो नंगी तलवारें निकली हैं और ये राइफलें निकली हैं और जो गाली गलौज हुआ है, ये सड़कों पे दिखाई देता। कोई सड़क गली नहीं सुनी बस्ती जहां पर ये इस तरह का व्यवहार ना हो रहा होता। तो किस भावना से कौन क्या कह रहा है, इस बारे में मैं नहीं पढ़ना चाहता। रामजी लाल सुमन बयान दिए, अब करणी सेना ने उस पर विरोध दर्ज कराया। अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसमें राष्ट्रीय संपत्तियों का भी नुकसान हो रहा है, रोड जाम हो रहा है, जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो रामजी लाल ने अगर बयान दिया है
तो अपनी सुरक्षा रामजी लाल स्वयं करें। अब सवाल यह, क्या अखिलेश दलित बनाम राजपूत की लड़ाई चाहते हैं? क्योंकि रामजी लाल सुमन दलित समाज से आते हैं। अखिलेश के एक और नेता हैं इंद्रजीत सरोज, ये भी दलित समाज से आते हैं। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही विवादित बयान दिया है। क्या ये सब अखिलेश के इशारे पर बयान दे रहे हैं? क्या अखिलेश भी चाहते हैं किसी तरह की लड़ाई? सुमन के बयान पर शुरू हुआ तूफान अभी थमा नहीं। अखिलेश के नेता ने हिंदू देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी कर दी। कहा, इतिहास में जब लुटेरे आए और भारत की संपत्ति लूट ले गए, तब देवी देवताओं ने उन्हें श्राप क्यों नहीं दिया? भगवान में शक्ति होती तो मुसलमानों को भस्म कर देते। मंदिरों में शक्ति होती तो मोहम्मद बिन कासिम नहीं आता, गजनवी और मोहम्मद गौरी इस देश को नहीं लूट पाते। इसका मतलब है कि मंदिरों में कोई शक्ति नहीं थी। देश में राम का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, जय भीम का नारा लगाइए, तभी आगे बढ़ेंगे। इंद्रजीत प्रयागराज के मंझनपुर से 5 बार विधायक रहे हैं। इंद्रजीत सरोज पहले मायावती के बेहद खास थे। 2017 में बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए। लोकसभा चुनाव तो हार गए, लेकिन विधानसभा में जीते। वो अखिलेश के करीबी और विधानसभा में सपा के उपनेता हैं। क्या अखिलेश के नेता ऐसे ही बयान दे रहे हैं? ये इसके पीछे सुनियोजित पूरी तैयारी है। सुनिए जरा। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद गौरी ना आया होता और इस जरूरत को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। भाजपा जो आज बलात्कारी पार्टी बन गई है, निश्चित तौर से जनता ऊब चुकी है। पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा आदरणीय सांसद जी से कि इनके जो जिसपे ये पूरी तरीके से आज फेल हो चुके हैं, उसकी बात करके और इनको निश्चित तौर से जनता के बीच में बेनकाब करना चाहिए। सनातन को अपमानित करने वाले बयान देते हैं और इसके आधार पर मजहबी तुष्टीकरण करके वोटों की गोलबंदी करने का एक असफल प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जिस तरह से लगातार अपमानजनक टिप्पणियां कर रही है, इसका खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा। आगरा में हुई है और आगरा की घटना सबने देखी है, किस तरह से नंगी तलवारें लहराई गई। ये संदेश शायद उनके लिए भी है, क्या दलित का सम्मान इस देश में नहीं होगा? अगर कोई गलती करेगा तो उसके लिए कानून है, सजा देने के लिए न्यायपालिका है। किसी को धमकाने की और किसी को डराने की जरूरत इस देश में नहीं है। ये आक्रांता थे, उनके क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूतों के जो सपोर्टर हो गए हैं, उनको ऐसे आक्रांताओं के बगल में कहीं पे जगह अभी से सुरक्षित कर देनी चाहिए, ताकि उसके बगल में वो जाकर के चैन से सो सकें। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है गांधी परिवार से जुड़ी। खबर है गांधी परिवार पर ईडी का शिकंजा कस गया है और यह शिकंजा और दायरा और बड़ा हो गया है, क्योंकि सोनिया गांधी को ईडी ने आरोपी बनाया है, आरोपी नंबर 1। राहुल गांधी को ईडी ने आरोपी बनाया है, आरोपी नंबर 2। और रॉबर्ट वाड्रा को आज ईडी ने बुलाया है। अगली तस्वीर देखिए जरा। रॉबर्ट वाड्रा ईडी ऑफिस पहुंचे। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने आज पूछताछ करनी थी। ईडी ऑफिस पहुंचे और लेकिन पैदल चलकर पहुंचे खुद रॉबर्ट वाड्रा। अरे जो काल उसका क्या बिगाड़ा? काल उसका क्या बिगाड़ा? अरे जो काल उसका क्या बिगाड़ा? काल उसका क्या बिगाड़ा? गांधी परिवार मुश्किल में है। गांधी परिवार पर कानून का शिकंजा कस गया है। 2 दिन पहले खबर आई थी कि ईडी ने संपत्ति जब्त का नोटिस थमा दिया। आज ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की एक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। इस चार्जशीट में सोनिया गांधी का नाम और राहुल गांधी का नाम है। दरअसल गांधी फैमिली के खिलाफ चार्जशीट की खबर दोपहर में आई।
उससे पहले ईडी ने राहुल के जीजा रॉबर्ट वाड्रा को भी तलब किया था। जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा से घंटों पूछताछ की गई, दर्जनों सवाल किए गए। वाड्रा ने ईडी को क्या जवाब दिए ये तो नहीं बताया, लेकिन पूछताछ में जाने से पहले उन्होंने इतना जरूर कहा कि उन्हें परेशान किया जा रहा है और ऐसा जनता के मुद्दे उठाने की वजह से हो रहा है। या जब मैं लोगों के हित में बोलता हूँ, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूँ, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा या बोलूंगा, मैं सोच भी रहा हूँ राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सवाल है कि वाड्रा सवालों से क्यों भाग रहे हैं? आखिर वाड्रा रिपब्लिक के सवालों से क्यों भाग रहे हैं? और आइए अब आपको वो चार्जशीट दिखाने जा रहा हूं मैं। ये है ईडी की चार्जशीट। इस चार्जशीट में ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम है। पहला मामला है जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी चार्जशीट हुए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ईडी ने बाकायदा नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 3 संपत्तियों पर नोटिस चस्पा किए हैं। लखनऊ, मुंबई और दिल्ली की संपत्ति, जिसे ईडी ने जब्त किया है। लगभग 600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। अब देखिए जो चार्जशीट है किस मामले में। नेशनल हेराल्ड केस में यह नया मोड़ आ गया है। इस केस में ईडी ने चार्जशीट फाइल की है। चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम है। चार्जशीट में सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1 है और राहुल गांधी आरोपी नंबर 2 है। राहुल के गुरु सैम पित्रोदा को भी नामजद किया गया है। चार्जशीट में सुमन दुबे नाम के शख्स भी शामिल है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल की है, जिसका मतलब है कि ईडी और चार्जशीट दाखिल करने वाली है। अदालत में चार्जशीट पर आगे की सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। अदालत ने ईडी से मामले की केस डायरी भी तलब की है। ईडी काफी समय से इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग की दरअसल जांच कर रही थी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही चार्जशीट फाइल हुई है। दोनों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। अब ये मामले में संपत्ति जब्त हुई है। इससे पहले ईडी ने संपत्ति जब्ती का नोटिस दिया है। नेशनल हेराल्ड और एसोसिएट जर्नल को नोटिस मिला था। एनएचएल और एजेएल की ये संपत्तियां करीब 661 करोड़ रुपए की हैं। नेशनल हेराल्ड और एजेएल की ये संपत्तियां अभी ईडी के कब्जे में हैं। ईडी ने एनएचएल और एजेएल की संपत्तियों को छापे के दौरान कुर्क किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने इन्हें कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में इन संपत्तियों पर नोटिस चस्पा किए गए। ईडी ने कब्जे में लिए जाने वाले परिसर को खाली करने की मांग की है और ईडी के इन फैसलों के बाद कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जयराम रमेश ने लिखा है, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा पहने हुए राज्य प्रायोजित अपराध है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से बदले की राजनीति है और धमकी के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा। सत्यमेव जयते, ये आखिरी की लाइनें जयराम रमेश ने लिखी। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं सेक्शन पे। ये विशुद्ध गंदी, भोंडी, सस्ती और बदले की भावना से की हुई राजनीति है। ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी है, ये कांग्रेस पार्टी है। ये आपसे ना डरती है ना आपसे धमकती है। पूरी मुस्तैदी से आपसे लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। लोगों की इसको हमें परवाह है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप हमारे साथ कितनी ओछी, गंदी, बदले की भावना से राजनीति करिए। तो बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी, बड़े खास करके अपोजिशन में काम करने वाले सभी पार्टियों के जो विरोधी पक्ष में हैं, उनको फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी कोई डरने वाली नहीं है। ये जो लोग भी करें, कांग्रेस पार्टी इससे दबाव में आने वाली नहीं है। ऐसी चार्जशीट, ऐसी धमकियों से कानून का पालन हम करेंगे, कोर्ट में जवाब दिया जाएगा। लेकिन इन धमकियों में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का कार्यकर्ता आने वाला नहीं। सरकार दुस्साहस करने की अगर सोच भी रही है तो ये दिमाग से निकाल दे कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, आपकी जेलें कम पड़ जाएंगे, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता जेलों में जाने से नहीं डरता। इससे पहले ईडी ने इसी मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी ने लंबी पूछताछ दोनों से की है। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार कटघरे में, इस मामले में सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है। 2022 में सोनिया से 3 दिन में 12 घंटे पूछताछ हुई थी। ईडी ने सोनिया गांधी से 100 से ज्यादा सवाल जवाब किए थे उस वक्त। इस केस में राहुल गांधी का भी ईडी से सामना हो चुका है। राहुल गांधी से 5 दिनों में 50 घंटे सवाल जवाब किए गए थे।
दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की एक कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने नेशनल हेराल्ड घोटाले के आरोप लगाए थे। नेशनल हेराल्ड अखबार में धोखाधड़ी और हेराफेरी के आरोप थे उससे जुड़ी संपत्ति को लेकर। स्वामी ने कहा कि साजिश के तहत इसे हड़पने की कोशिश हुई है उसकी संपत्ति को। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में कई लोगों को आरोपी बनाया। याचिका में उन्होंने कहा इसमें बड़े बड़े कांग्रेसी नेता हैं। नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। उसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली जो एजेएल थी, एसोसिएट जनरल लिमिटेड का अवैध अधिग्रहण कर लिया और ऐसा दिल्ली के हेराल्ड हाउस की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए किया गया। केवल दिल्ली के हेराल्ड हाउस की संपत्ति 2000 करोड़ से ज्यादा की है। 2012 में याचिका के बाद 2014 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया, जिसके बाद सोनिया राहुल से पूछताछ हुई। दोनों इस वक्त जमानत पर है इस मामले में। अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी का चार्जशीट में नाम आया। दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने बुला लिया। ईडी ने एक और मामले में रॉबर्ट वाड्रा से आज पूछताछ के लिए समन किया, यानी रॉबर्ट वाड्रा को सुबह बुलाया गया। शाम तक खबर आ गई कि सोनिया राहुल ईडी के मामले में चार्जशीटेड हो गए। अब रॉबर्ट वाड्रा से भी पूछताछ हुई। तस्वीर आप देख रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा फिर से मुश्किल में आ गए हैं और ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच तेज कर दी। ईडी दफ्तर में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ घंटों पूछताछ हुई। वाड्रा से हरियाणा के शिकोपुर लैंड घोटाले में सवाल जवाब किए गए। ईडी ने जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए उन्हें दूसरा सम्मन भेजा है। रॉबर्ट वाड्रा 8 अप्रैल को भेजे गए पहले सम्मन पर पेश नहीं हुए थे। गुरुग्राम के जमीन घोटाले में भूपेंद्र हुड्डा भी आरोपी हैं और भूपेंद्र हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। मुख्यमंत्री रहते हुए वाड्रा को जानबूझकर फायदा पहुंचाया। 2008 में वाड्रा ने हरियाणा के शिकोपुर में एक जमीन खरीदी। उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने दरअसल ये जमीन खरीदी। वाड्रा की कंपनी है ये और भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी। स्काईलाइट ने 3 एकड़ जमीन सिर्फ 7.5 करोड़ में खरीद ली। कितने में? सिर्फ 7.5 करोड़ में। हरियाणा की हुड्डा सरकार ने जमीन पर कॉलोनी को मंजूरी दी थी। कॉलोनी बनाने के बजाय कंपनी ने जमीन बेच दी डीएलएफ को। वाड्रा की कंपनी को जमीन के बदले मिले 58 करोड़। खरीदी कितने की थी? 7.5 करोड़ की। बेची कितने की? 58 करोड़ की। सौदे में कंपनी को 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई। इस सौदे में रॉबर्ट वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। मामला सामने आने के बाद 2018 में केस दर्ज हुआ। साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार में एफआईआर हुई। इसी में सवाल जवाब हुए। वाड्रा जब निकले ईडी के सवाल जवाब के बाद तो रिपब्लिक के रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछे। सुनिए। In multiple cases, what do you have to say about that? What do you have to say about this particular? Nothing will be found. You don't take 20 years to find details. Where are we going? Straight and right. So what is expected of today, Mr. Vadra? I hope there's a conclusion. What is expected today? I hope there's a conclusion. That's it. There's nothing in the case. Why didn't you appear during the first summon? Because we were organizing our documents, and that's why I'm here. As soon as they told me, yeah, that's it. Mr. Vadra, what took you so much time to organize document? We have the documents ready. Please respond. चलो हो गया. Mr. Vadra, once, please. बहुत शुक्रिया सर. Because we were organizing ourselves for to present. Because 23,000 documents is not easy to gather. Documents were there in place. No, why did you evade? Why did you evade the summons? Nobody is evading anything, ma'am. Look at it. I'm here today. Let's look at now. Let's look at now. What next are you expecting? Why did you not come on April 8th, sir? I'm waiting for conclusion. राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते बदले की नियत से, धमकाने डराने की नियत से लगातार आप विपक्षी सांसदों के खिलाफ, विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई होती है। रॉबर्ट वाड्रा जी की आप बात कर रहे हैं, हमारे राजस्थान के नेता के खिलाफ, खाचरियावास के खिलाफ भी हो रही है। 20 साल पुराना केस है, सारे साक्ष्य सबूत आपके पास है, आप बार बार बुलाकर क्या प्रूफ कर रहे हैं? एक सवाल के बाद ही थर-थर कांपे भूमाफिया रॉबर्ट वाड्रा। और ये श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति है। जो किसानों की जमीन हड़पी है वो वापस होगी और एक एक पाई जो भ्रष्टाचार की रॉबर्ट वाड्रा ने कमाई की है वो वापस ली जाएगी, ये सुनिश्चित किया जाएगा। अब देखिए उनके पास कागजात हैं ईडी के पास, उसके आधार पर वो क्या कार्रवाई करते हैं।
रॉबर्ट वाड्रा के मामले में कभी कार्रवाई होती है, कभी नहीं होती है, तो लुका छिपी का खेल चल रहा है ईडी का। देखिए, जांच के दायरे में आए हुए बिंदु हैं। ईडी से लेकर के सीबीआई से लेकर के कई जांच एजेंसियां कार्यरत रहती हैं, उनको अपना काम करते रहने देना चाहिए। ईडी और सीबीआई और जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, ये अपना काम कर रही हैं और करती रहेंगी। जांच एजेंसियां आवश्यकता अनुसार जांच करती हैं और जहां आवश्यकता होती तभी बुलाया जाता है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज एक तस्वीर सामने आई है हिला देने वाली, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की। देखिए जरा, होटल मैनेजर को किस तरह से लोगों ने पिटाई की है, ये आप देख रहे हैं। आपसी रंजिश में बताया जा रहा है। हम आए अगर जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। होटल का मालिक है, बताया जा रहा है आपसी रंजिश में, पुरानी रंजिश थी जिसकी वजह से होटल मालिक के साथ ये मारपीट की गई। पुलिस इस मामले में अब कार्रवाई कर रही है। अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली की सीएम एक्शन में है। दिल्ली की सीएम लगातार बाहर निकल रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, लोगों के बीच होती हैं। अब स्कूलों पर एक्शन लिया है। तस्वीर में आपको अगली दिखाऊं। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री से कुछ परिवार मिलने पहुंचे थे, कुछ अभिभावक मिलने पहुंचे थे। सुनिए जरा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दो। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? दरअसल अभिभावक बढ़ी हुई फीस को लेकर शिकायत करने गए थे दिल्ली की मुख्यमंत्री से। यह है वो स्कूल जिस स्कूल को लेकर शिकायत थी। उसके बाद दिल्ली की सीएम ने स्कूल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया, खुद फोन लगाया। जरा सुनिए। गैर कानूनी फीस ना भरने के कारण हमारे बच्चे को स्कूल से क्वीन मैरी स्कूल मॉडल टाउन दिल्ली 9 के अंदर क्वीन मैरी स्कूल है, गैर कानूनी फीस जो स्कूल ने लास्ट ईयर बढ़ाई थी, हमने वो नहीं पे की, बाकी मंथली पे की। बट स्कूल ने हमारे बच्चे को पूरा दिन बंधक बना के लाइब्रेरी और कॉन्फ्रेंस में रखा। बच्चे को टॉयलेट तक नहीं जाने दिया गया, पानी तक नहीं पीने दिया गया। बच्चे ने घर पे आके कंप्लेंट्स की हमें। हम स्कूल प्रशासन के पास गए, स्कूल में हमने कंप्लेंट्स की। उनका रवैया आज भी यही है। जस्ट अभी कॉल आई है कि अपने बच्चे को यहाँ से ले जाइए जब तक आप फीस नहीं भरेंगे। क्वीन मैरी स्कूल मॉडल टाउन, आप इनको आज वहाँ बुलाइए सचिवालय और इनको कह दीजिए कि हम इनका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो कैंसिल करने जा रहे हैं। आप ये मैसेज देके इनको बुलाइएगा। क्वीन मैरी स्कूल मॉडल टाउन, आप इनको आज वहाँ बुलाइए सचिवालय और इनको कह दीजिए कि हम इनका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो कैंसिल करने जा रहे हैं। आप ये मैसेज देके इनको बुलाइएगा। क्वीन मैरी स्कूल मॉडल टाउन, आप इनको आज वहाँ बुलाइए सचिवालय और इनको कह दीजिए कि हम इनका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो कैंसिल करने जा रहे हैं। आप ये मैसेज देके इनको बुलाइएगा। तो बढ़ी हुई फीस की शिकायत रेखा गुप्ता से की गई और उसके बाद रेखा गुप्ता ने स्कूल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया क्योंकि स्कूल अभिभावक और बच्चों को परेशान कर रहा था। आज की एक और खबर है, बांग्लादेश में मॉडल गिरफ्तार हो गई है और ये वो मॉडल है। मॉडल का नाम है मेघना आलम। मॉडल की गिरफ्तारी क्यों हुई है? दरअसल
एक शख्स को ब्लैकमेल करने का आरोप है और ब्लैकमेल भी सऊदी अरब के राजदूत को। यह तस्वीर आप देख रहे हैं 2020 में मॉडल मेघना की तस्वीर है, 2020 की तस्वीर है मेघना आलम की, मिस बांग्लादेश बनी जब। 5 অক্টোবর মিস আর্থ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছিলেন মডেল মেঘনা আলম। 2020 সালের 5 অক্টোবর মিস আর্থ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছিলেন মডেল মেঘনা আলম। 2020 সালের ये है सऊदी के वो राजदूत जो बांग्लादेश में थे। मॉडल पर आरोप है कि वो राजदूत को ब्लैकमेल कर रही थी। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी कब हुई? जब वो फेसबुक लाइव कर रही थी, तभी घर पुलिस पहुंच गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मॉडल मेघना फेसबुक लाइव कर रही थी, घर पर थी। আমার কথাটা শুনছে না। আমি বলেছি যে আমি থানায় এসে কথা বলবো, তারা কিন্তু আমার কথাটা শুনছে না। আমি বলেছি যে আমি থানায় এসে কথা বলবো, তারা কিন্তু আমার কথাটা শুনছে না। আমি বলেছি যে আমি থানায় এসে কথা বলবো, তারা কিন্তু আমার কথাটা। ये देखिए फेसबुक लाइव करते वक्त घर के गेट पर पुलिस आ गई, पुलिस ने दरवाजा नॉक किया है। अब मॉडल पुलिस से बात कर रही है। আমার দরজা ভাঙার চেষ্টা করছেন। আমি আইনজীবী নিয়ে আসবো অ্যাম্বাসেডর ঈসা, তাকে পর্যন্ত আমি কখনো আমার বাসার ভেতরে ঢুক। আমি আইনজীবী নিয়ে আসবো অ্যাম্বাসেডর ঈসা, তাকে পর্যন্ত আমি কখনো আমার দরজা ভাঙার চেষ্টা করছেন। আমি আইনজীবী নিয়ে আসবো অ্যাম্বাসেডর ঈসা, তাকে পর্যন্ত আমি। भाई आपको बताऊं कि आखिर पूरा बवाल है क्या, मॉडल पर आरोप क्या है जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। दरअसल यह है मॉडल और यह है सऊदी अरब के राजदूत, इन्हें ब्लैकमेल कर रही थी, आरोप है। बांग्लादेश में मॉडल की गिरफ्तारी हो गई है। मॉडल मेघना आलम मिस अर्थ बांग्लादेश रह चुकी हैं। बांग्लादेश से लेकर विदेश तक काफी लोकप्रिय है। मेघना सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहती है। मेघना रात में फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, तभी बांग्लादेश की जासूसी शाखा डीबी पुलिस आ गई। पुलिस ने जबरन घर में घुसकर मेघना को गिरफ्तार कर लिया। मेघना के पिता का आरोप है कि बिना चार्जशीट की गिरफ्तारी हुई। मेघना की गिरफ्तारी स्पेशल पावर एक्ट के तहत की गई है, एफआईआर भी नहीं हुई। यह एक्ट अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है। बांग्लादेश में इस कानून को तानाशाही कानून कहा जाता है और यह वही कानून है जिसमें चिन्मय दास को भी गिरफ्तार किया गया था। हिंदू संत की बांग्लादेश में 5 महीने पहले गिरफ्तारी हुई। इसी आधार पर देशद्रोह के झूठे केस में फंसाकर उन्हें जेल में रखा गया। शक जताया जा रहा है कि मॉडल के साथ भी ऐसा ही करने की तैयारी है। पुलिस ने मेघना पर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। इल्जाम है कि मेघना ने सऊदी अरब के राजदूत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। आरोप लगाया गया कि राजदूत इस्मा आलम से 43 करोड़ रुपए लूटने की कोशिश की और मेघना ने दावा किया था कि राजदूत गैर इस्लामिक काम कर रहे हैं। मेघना के पिता ने कहा कि राजदूत और उनकी बेटी में अच्छे रिश्ते थे, लेकिन सऊदी राजदूत मेरी बेटी पर शादी का दबाव बना रहा था। मेरी बेटी ने शादी से मना किया क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है। इसलिए बांग्लादेश की सरकार और पुलिस झूठे केस में फंसा रही है। उसके बाद मोहन यादव की पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है और उनकी परेड करवाई है। संतों के अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो। 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 संतों के अपराधियों को संतों के अपराधियों को फांसी दो, संतों के अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो। 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 संतों के अपराधियों को संतों के अपराधियों को संतों के अपराधियों को। तो ये उन संतों के साथ मारपीट करने वालों को आप देख रहे थे। कर्नाटक से एक और खबर आई है। कर्नाटक में एक मुस्लिम महिला की पिटाई हुई है बीच सड़क, और देखिए उसे किस तरह से लोग पीट रहे हैं। खुलेआम पीटा गया है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। मुस्लिम महिला को तालिबानी सजा दी गई है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात आज के सूत्र की। दूसरों को दोष देने या उनकी गलतियां निकालने से पहले खुद को देखिए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान वो है जो हम खुद को समझने में हासिल करते हैं, प्राप्त करते हैं। सुखी जीवन
का यह सूत्र दिया था गौतम बुद्ध ने। करीब 2500 साल पहले राजा शुद्धोधन के घर उनका जन्म हुआ था। माता पिता ने बुद्ध का नाम रखा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को बचपन से राजकाज और युद्ध विद्या की शिक्षा दी गई। उन्हें राजसी ठाट बाट से रहना और शासन करना सिखाया जा रहा था। लेकिन सिद्धार्थ का मन राजा या राजकुमारों से अलग दया करुणा से भरा था। बचपन से वो शांत और गंभीर स्वभाव के थे। अक्सर अकेले चिंतन करते थे। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता था तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देते थे और जीती बाजी हार जाते थे। खेल में भी राजकुमार सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, लेकिन किसी को हराना और किसी का दुखी होना देखा नहीं जाता था। इस बीच सिद्धार्थ की शादी यशोधरा से हो गई और उनका एक बेटा हुआ। लेकिन सिद्धार्थ को घर परिवार दौलत शोहरत से बिल्कुल लगाव नहीं था। ज्ञान और आध्यात्मिक आनंद की तलाश में 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। फिर कई साल तक वनों में घूमे, कड़ी तपस्या की, योग और साधना की। 6 साल बाद उन्हें गया में पीपल के पेड़ के नीचे दिव्य ज्ञान मिला। इस तरह राजकुमार सिद्धार्थ महात्मा गौतम बुद्ध बन गए। राजकाज को ठुकराकर उन्हें सरल जीवन और जिंदगी का महत्व समझ में आया। बुद्ध ने दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश दिया और बौद्ध धर्म की स्थापना की। गौतम बुद्ध ने सुखी जीवन और कामयाबी के कई सूत्र दिए। उनमें से एक है, जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है खुद पर विजय हासिल कर लेना। यानी शांति और संयम ही जीवन का आधार है। तो ही बड़ा बहरहाल वाह क्या स्वाद।